हेलो बच्चों, वेलकम टू बायजूस क्लासेस। तो हम आ गए हैं सर्कुलर मोशन के एक ब्रांड न्यू सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फोर्स की जिसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, और उस फोर्स का नाम है सेंट्रिपेटल फोर्स। हमने थ्योरी सेशंस में ये चीज अब तक समझ ली है कि विदाउट सेंट्रिपेटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो डेफिनेटली उस पे कोई ना कोई फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगी। वो फोर्स टेंशन हो सकती है, वो फोर्स नॉर्मल हो सकती है, फ्रिक्शन हो सकती है, बट डेफिनेटली कोई ना कोई फोर्स उस सिस्टम में सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह बिहेव करती है। और इस सेशन में हम उसी सेंट्रिपिटल फोर्स को निकालना सीखेंगे, उस सेंट्रिपिटल फोर्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स पे। इस क्वेश्चन में हमें इस लड़के पे लगने वाली सेंट्रिपिटल फोर्स कैलकुलेट करनी है, और ये जो लड़का है वो एक सर्कुलर पाथ पे भाग रहा है ना। इसकी हालत देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जबरदस्ती इसे भगाया जा रहा है। तो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि इस लड़के का मास 40 kg है और इसे 10 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करने में, 10 चक्कर लगाने में इसे टाइम लगता है 29.3 सेकेंड्स का। और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है उसकी वैल्यू हमें दी गई है 2.9 मीटर्स। तो हमें इस लड़के पे लगने वाली सेंट्रिपिटल फोर्स कैलकुलेट करनी है ना। हम जानते हैं कि सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, और हमें यहां इस लड़के का मास और इस पाथ का रेडियस ऑलरेडी गिवन है। तो हमें यहां कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ दिस बॉय, और हम मान रहे हैं कि ये जो लड़का है वो एक कांस्टेंट स्पीड से इस सर्कल में घूम रहा है ना। हमें यहां बोला गया है कि इस लड़के को 10 चक्कर कंप्लीट करने में टाइम लगता है 29.3। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 10 चक्कर कंप्लीट करने में वो जो डिस्टेंस कवर करता है वो डिस्टेंस हो जाता है 10 इंटू 2πr। अगर हम एक सर्कल का चक्कर कंप्लीट करते हैं, इसका मतलब हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर। तो यहां अगर वो 10 चक्कर काट रहा है तो डिस्टेंस हो जाता है 10 इंटू 2πr, और इस 10 चक्कर काटने में उसे जो टाइम लग रहा है वो हमें दिया गया है 29.3 सेकेंड्स। तो हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास टाइम है, अब हमें निकालनी है स्पीड। और हमारे पास एक आसान सा फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे मैं डिस्टेंस की जगह 10 इंटू 2π इंटू 2.9 और टाइम की जगह सब्स्टिट्यूट कर देता हूं 29.3। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से हमारे पास स्पीड निकल के आती है 6.22 मीटर्स पर सेकेंड। और अब हमारे पास सिर्फ एक ही काम रह गया है, जो कि है सेंट्रिपिटल फोर्स निकालने का, और उसे निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है mv²/r। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग इन दिस फॉर्मूला एंड वी गेट fc इज इक्वल्स टू mv²/r। तो मास है यहां 40 kg, v हम कैलकुलेट कर चुके हैं 6.22, तो ये हो जाता है 6.22 स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेडियस, एंड द रेडियस इज 2.9। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं हमारी सेंट्रिपिटल फोर्स निकल के आती है 533.6 न्यूटन। 533.6 न्यूटन इज द सेंट्रिपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉय। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। यहां जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है 2 मीटर्स, और उस स्ट्रिंग के एक एंड पे हम कनेक्ट करते हैं 1 kg का मास, और जो दूसरा फ्री एंड है उसे फिक्स करके उस 1 kg के मास को घुमाया जाता है एक सर्कल में।
तो यहां हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उस स्ट्रिंग में जो मैक्सिमम टेंशन हो सकती है वो है 80 केजी वेट। अब ये केजी वेट क्या होता है? केजी वेट इज जस्ट अनदर यूनिट फॉर फोर्स, और अगर आपको इस केजी वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो हम लिख सकते हैं T इज इक्वल्स टू 80 इंटू जी, और यहां में क्वेश्चन में जी की वैल्यू दी गई है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं जो मैक्सिमम टेंशन स्ट्रिंग में होगी उसकी वैल्यू है 800 न्यूटन। तो अगर उसकी मैक्सिमम टेंशन 800 न्यूटन है तो उस स्टोन की मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना है, और हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है रेवोल्यूशंस पर सेकंड में। नाउ हम जानते हैं इस टाइप के मोशन में टेंशन बिहेव करती है, टेंशन एक्ट करती है सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह। तो क्या मैं टेंशन को सेंट्रिपिटल फोर्स के फॉर्मूले से इक्वेट कर सकता हूं? राइट, टेंशन विल बी इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, और इस सिनेरियो में जो r होगा, रेडियस होगा सर्कल का, दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग 2 मीटर की है और उस 2 मीटर की स्ट्रिंग के एंड पे मैं मास को अटैच करके घुमाता हूं, तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो होगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें क्वेश्चन में दी गई है 2 मीटर्स। नाउ हमें यहां निकालना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और उसे निकालने के लिए हम सबसे पहले यहां ओमेगा कैलकुलेट करते हैं, एंगुलर स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल। तो हम यूज कर सकते हैं टी मैक्स इज इक्वल्स टू एम एल ओमेगा स्क्वायर। तो टी मैक्स हमें क्वेश्चन में दिया गया है 800, मास इज इक्वल्स टू 1 kg, लेंथ इज 2 मीटर्स विच विल बी इक्वल टू द रेडियस हियर। तो यहां पे रेडियस हो जाता है 2 मीटर्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ जाता है 400, और ओमेगा आ जाता है अंडर रूट ऑफ 400 विच इज इक्वल टू 20 रेडियंस पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गई है एंगुलर स्पीड, और अब हमें इसे कन्वर्ट करना है रेवोल्यूशंस पर सेकेंड में। ना हम जानते हैं कि एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं? एक रेवोल्यूशन में रेडियंस होते हैं 2 पाई। तो यहां पे अगर 20 रेडियंस पर सेकेंड को मुझे रेवोल्यूशंस पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसे 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर रेवोल्यूशंस पर सेकेंड को रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई, तो यहां रेडियंस को रेवोल्यूशंस में कन्वर्ट करना है तो 2 पाई से डिवाइड। तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी आ जाती है वो होगी 20 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और इसे मैं लिख सकता हूं 10 बाय पाई रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो इस पार्टिकल की, इस मास की सर्कल में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 10 बाय पाई रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। यहां आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन में हमने एक 1 kg का ब्लॉक लिया और उस 1 kg के ब्लॉक को एक 2 मीटर्स की रस्सी के एक एंड पे बांध दिया, और अब हमने इस सिस्टम को एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाना स्टार्ट किया। अब हमें एक चीज यहां क्वेश्चन में दी गई है कि ये जो रस्सी है वो मैक्सिमम टेंशन जो सहन कर सकती है उसकी वैल्यू है 200 न्यूटन। इसका मतलब अगर हम उसमें टेंशन 200 न्यूटन से ज्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करें तो वो रस्सी टूट जाएगी। तो हमें यहां बोला गया है कि कितनी मैक्सिमम लीनियर स्पीड से हम उस ब्लॉक को सर्कल में घुमा सकते हैं कि हमारी रस्सी ब्रेक ना हो, राइट। तो हमें यहां पता है कि अगर मुझे इस सिस्टम को सर्कल में घुमाना है तो मुझे एक सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और यहां पे वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकती है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, करेक्ट। तो क्या हम लिख सकते हैं टेंशन की वैल्यू mv स्क्वायर बाय आर, राइट। अगर टेंशन ही सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रही है तो टेंशन को mv स्क्वायर बाय आर लिखा जा सकता है, और हमें यहां v मैक्स कैलकुलेट करना है। तो अगर t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ t
सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यहां पे हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन दिया हुआ है 200 न्यूटन्स। तो हम लिख सकते हैं टी मैक्स इज इक्वल्स टू एम वी मैक्स स्क्वायर बाय आर। और यहां आर क्या होगा? आर विल बी द लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग। जो भी उस रस्सी की लेंथ होगी वही उस सर्कल का रेडियस होगा, राइट? तो यहां पे मुझे एल की वैल्यू दी गई है 2 मीटर्स, इसका मतलब मेरे आर की वैल्यू है 2 मीटर्स। सेकेंड चीज, मास भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है 1 kg, और मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दी है 200 न्यूटन्स। तो इन सभी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके वी मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां मैंने वी मैक्स वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, ओमेगा मैक्स क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में पूछा है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड। अगर मुझसे क्वेश्चन में एंगुलर स्पीड पूछी जाती, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, तो मैं एम आर ओमेगा स्क्वायर यूज कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ओमेगा पहले यूज करना चाहें, ओमेगा वाला फॉर्मूला, तो ओमेगा वाला फॉर्मूला यूज कर लो और बाद में जाके वी निकाल लो, एक ही बात है। मैं डायरेक्टली वी वाला फॉर्मूला यूज करके वी ही निकाल लेता हूं, राइट? तो यहां पे टी मैक्स की जगह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 200 न्यूटन, एम इज 1 kg, वी मैक्स हमें कैलकुलेट करना है, तो वी मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस इज 2। तो यहां पे हमारे पास आ जाता है वी मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 400, और अंडर रूट ऑफ 400 होता है 20 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब जो मैक्सिमम स्पीड उस ब्लॉक को प्रोवाइड की जा सकती है वो होगी 20 मीटर्स पर सेकेंड। अगर हम इससे ज्यादा स्पीड उस ब्लॉक को देंगे उस सर्कल में, तो रस्सी टूट जाएगी, करेक्ट? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है 2 kg का स्टोन और एक 2 मीटर की स्ट्रिंग। ना इस 2 मीटर की स्ट्रिंग के एक एंड पे हम उस स्टोन को बांधते हैं और दूसरे एंड को फिक्स रखते हुए उस सिस्टम को हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जाता है। तो हमें यहां कैलकुलेट करना है द टेंशन इन द रोप। और एक और चीज हमें यहां क्वेश्चन में दी गई है जो कि है उस सिस्टम की एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड की वैल्यू है 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड। ना हम जानते हैं जब भी हम किसी स्टोन को या बॉल को इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल में किसी रस्सी की मदद से घुमाते हैं, तो उस केस में उस रस्सी की टेंशन सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह बिहेव करती है। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन में टेंशन निकालने के लिए बोला गया है, तो मैं टेंशन कैलकुलेट करने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, राइट? सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाय आर, जो भी आपको दिया है। स्पीड दी है, अगर लीनियर स्पीड दी है तो एम वी स्क्वायर बाय आर यूज कर लीजिए, और एंगुलर स्पीड दी है तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब हमारे पास यहां पे एंगुलर स्पीड सिस्टम की दी गई है, तो वो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर, और इस क्वेश्चन में सारे वेरिएबल्स की वैल्यू हमें मेंशन्ड है। एम इज 2 kg, आर इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो भी उस रस्सी की लेंथ होगी वही उस सर्कल का रेडियस होगा, राइट? तो यहां पे आर की वैल्यू है 2 मीटर्स और ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड, और सारी वैल्यूज एसआई यूनिट में दी गई है, तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं और आंसर निकालते हैं, राइट? तो यहां से हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाती है एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 2 पाई स्क्वायर, जो कि हो जाता है 4 इंटू 4 पाई स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 16 पाई स्क्वायर। तो अगर मैं इस सिस्टम को 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड से घुमाता हूं, तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आती है 16 पाई स्क्वायर न्यूटन, राइट? तो ऑप्शंस देखते हैं। तो यहां जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक 900 kg की कार है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पे टर्न ले रही है,
और इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है 25 मीटर्स और इस ट्रैक पे इस कार की स्पीड है 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमें कैलकुलेट करना है इस कार की सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रिपिटल फोर्स। तो आप यहां देख सकते हैं हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है जिसपे ये कार मूव कर रही है विद अ स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड और हमें यहां निकालना है सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। हम जानते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r और इसमें जो v²/r वाला पार्ट है वही होता है हमारा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो यहां पे हमारे पास सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज गिवन है, हमें सिर्फ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करें तो AC लिख सकते हैं v²/r और v की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 10 मीटर्स पर सेकेंड एंड द रेडियस इज 25। तो ये हो जाता है 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 विच इज इक्वल टू 100/25। तो यहां से हमारे पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन निकल के आती है 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर और इस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की मदद से हम सेंट्रिपिटल फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा जो FC है वो हो जाता है m इंटू AC और क्वेश्चन में मास ऑफ कार दिया गया है 900 kg। तो ये हो जाएगा 900 इंटू 4। सो FC वैल्यू कम्स आउट टू बी 3600 न्यूटन। तो these are the values for centripetal acceleration and centripetal force। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। तो यहां जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक 5 kg का मास है जिसे हम बांध देते हैं एक 2.5 मीटर्स लेंथ की स्ट्रिंग पे और उसे एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जाता है। अब हमें यहां क्वेश्चन में बोला है कि वो जो स्ट्रिंग है, वो जो रोप है, वो जो रस्सी है, वो मैक्सिमम टेंशन बेयर कर सकती है 1250 न्यूटन, 1250 न्यूटन का। तो इस मास को हम कितनी मैक्सिमम एंगुलर स्पीड से घुमा सकते हैं ये हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। तो यहां आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से सिस्टम है जिसे हम एक सर्कल में घुमा रहे हैं। मास हमें दिया गया है 5 kg और जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो इस सर्कल का रेडियस होगी, राइट? जो हमारे पास स्ट्रिंग है जिससे हम घुमा रहे हैं उसको, तो वो जो लेंथ है वो ही उस सर्कल के रेडियस की तरह बिहेव करेगी। तो हम जानते हैं अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम होता है जहां पे हम एक पार्टिकल को कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कल में रस्सी के थ्रू घुमा रहे हैं, तो उस केस में जो टेंशन है वो बिहेव करती है सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह। एंड हम जानते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mr⍵²। तो यहां पे हम टेंशन को इक्वेट कर सकते हैं mr⍵² से और अगर हमें मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू दी गई है तो इस इक्वेशन से हम मैक्सिमम ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल, एक सिंपल सी इक्वेशन है हमारे पास, हमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और अपना आंसर निकालना है, राइट? सो यहां पे टी मैक्स की वैल्यू है 1250 एंड दिस इज इक्वल्स टू mr⍵²। m हमारे पास है 5 kg इंटू r इज द लेंथ, 2.5 को मैं लिख देता हूं 5/2 इंटू ⍵²। तो यहां से हम 5 और 125 को यहां कैंसिल करते हैं तो ये हो जाता है 250 एंड अगेन एक और 5 है तो उसे भी कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाता है 50। तो हमारा ⍵² यहां से आ जाता है 50 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 100। तो हम ओमेगा लिख सकते हैं √100 विच इज इक्वल टू 10 रेडियंस पर सेकेंड। यहां हमने जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है वो SI यूनिट में थी, तो हमारा जो ओमेगा निकल के आएगा वो भी SI यूनिट में ही होगा। तो यहां इस पार्टिकल की, इस स्टोन की जो एंगुलर स्पीड होगी मैक्सिमम वो होगी 10 रेडियंस पर सेकेंड। अगर हम इससे ज्यादा एंगुलर स्पीड उस स्टोन को प्रोवाइड करते हैं तो वो स्टोन, वो पार्टिकल उस रस्सी को तोड़ देगा। तो यहां करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी।
तो इस क्वेश्चन में हमने लिया है एक 1 kg का मास और इस 1 kg के मास को हमने अटैच कर दिया है एक 2 मीटर लेंथ की स्ट्रिंग के एक एंड पे। और अब इसी स्ट्रिंग में मिड पॉइंट पे हमने एक और 2 kg का मास अटैच कर दिया है। तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो पूरा 2 kg प्लस 1 kg प्लस स्ट्रिंग का जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट। जो एंड है वहां पे हमारे पास एक 1 kg का मास है और मिड पॉइंट पे हमने एक 2 kg का मास अटैच कर दिया है। और अब इस पूरे सिस्टम को एक सर्कुलर मोशन प्रोवाइड किया जाता है और ये सर्कुलर मोशन कुछ इस तरह होता है कि ये जो 2 kg और 1 kg का मास है वो हमेशा लाइन में रहते हैं। तो हमें यहां कैलकुलेट करना है द रेशियो ऑफ टेंशन T1 एंड T2। तो यहां जो हमारी पहला पार्ट ऑफ स्ट्रिंग है यहां पे टेंशन है T1 और जो दूसरा पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है वहां पे है टेंशन T2। तो हमें कैलकुलेट करना है T1:T2। नाउ हम जानते हैं कि अगर हमें ऐसा कोई पार्टिकल्स को सर्कुलर मोशन में घुमाना है तो हमारे पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए और इस केस में वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब अगर हम पार्टिकल ए की बात करते हैं, मान लेते हैं ये मेरा पार्टिकल ए है, ये मेरा पार्टिकल बी है। तो अगर मैं पार्टिकल ए की बात करूं तो इस पार्टिकल पे दो फोर्सेस लग रही है T1 एंड T2। लेफ्ट साइड में उस पे लगेगी T1 क्योंकि इस स्ट्रिंग में टेंशन है T1 और राइट साइड में जो स्ट्रिंग है उसके अंदर है टेंशन T2। तो इस पार्टिकल ए पे दोनों डायरेक्शंस में टेंशंस एक्ट कर रही है और हमारा जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, जो O है इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब रिजल्टेंट ऑफ T1 एंड T2 should provide centripetal force to this mass. And exactly in the same way अगर हम बॉडी B की बात करते हैं तो उस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन इन द लेफ्ट डायरेक्शन, एंड दैट टेंशन इज T2। तो यहां पे बॉडी B को T2 सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब हम जानते हैं अगर हम टेंशंस को सेंट्रिपिटल फोर्स से इक्वेट कर रहे हैं तो हम सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं mr ओमेगा स्क्वायर। हम मान लेते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है उसकी एंगुलर स्पीड है ओमेगा। तो हमें यहां ओमेगा दिया हुआ है 2 रेडियंस पर सेकेंड। तो सबसे पहले अगर मैं पार्टिकल ए की बात करता हूं तो पार्टिकल ए के लिए मैं इक्वेशन लिख सकता हूं T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर। क्यों T1 माइनस T2? क्योंकि मुझे नेट फोर्स चाहिए टुवर्ड्स O, टुवर्ड्स द सेंटर। तो डेफिनेटली T1 को T2 से ज्यादा होना पड़ेगा और इसका जो रिजल्टेंट आएगा T1 माइनस T2 दैट विल बिहेव एज द सेंट्रिपिटल फोर्स। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड पार्टिकल की बात करता हूं तो इस पार्टिकल के लिए इक्वेशन हो जाती है T2 इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि जो पहली इक्वेशन है उसमें हमने लिखी है इक्वेशन पार्टिकल ए के लिए। तो यहां पे पार्टिकल ए का मास आएगा और पार्टिकल ए का रेडियस आएगा और सेकेंड इक्वेशन हमारी है पार्टिकल बी के लिए। तो यहां हम लिखेंगे mb और rb। बट मैंने ओमेगा ए और ओमेगा बी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां हमें बोला गया है कि दोनों पार्टिकल्स साथ साथ सर्कल में घूम रहे हैं। इसका मतलब दोनों पार्टिकल्स की एंगुलर स्पीड सेम है और वो एंगुलर स्पीड हमें दी गई है 2 रेडियंस पर सेकेंड। तो अगर मैं पहली इक्वेशन में सारे वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये हो जाता है मास ऑफ ए इज 2 kg, रेडियस ऑफ पार्टिकल ए उस स्ट्रिंग के मिड पॉइंट पे है तो उसका जो रेडियस होगा वो उस स्ट्रिंग की हाफ लेंथ होगी और पूरी स्ट्रिंग जो है वो 2 मीटर्स की है। इसका मतलब पार्टिकल ए का जो रेडियस होगा वो होगा 1 मीटर्स एंड ओमेगा इज 2 स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आ जाता है T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 8 और सेकेंड इक्वेशन में मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मास ऑफ बी इज 1 kg, रेडियस ऑफ बी विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट। तो टोटल लेंथ कितनी है 2 मीटर्स, तो बी का रेडियस हो जाता है 2
एंड ओमेगा इज सेम विच इज 2 स्क्वायर। तो यहां से भी हमारे पास वैल्यू आती है 8। अब अगर मैं इस 8 वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देता हूं, T2 को फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देता हूं, तो मेरा T1 कितना आएगा? T1 हो जाता है 8 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 16 न्यूटन। इसका मतलब T1 की वैल्यू है 16 न्यूटन और T2 की वैल्यू है 8 न्यूटन। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इन दोनों टेंशंस का रेशो। तो टेंशंस का रेशो क्या आता है? T1 बाई T2 विच इज इक्वल टू 16 बाय 8, और 16 बाय 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2। तो यहां जो करेक्ट आंसर होगा T1 इज टू T2 का, वो हो जाता है 2। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन की सिचुएशन को डेफिनेटली आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। हम यहां पे एक स्टोन लेते हैं और एक रस्सी के एक एंड पे उसे बांध देते हैं और दूसरे एंड को अपने हाथ में रखते हुए उस स्टोन को घुमाते हैं। तो हम जानते हैं वो जो स्टोन होगा वो एक सर्कुलर मोशन करेगा। नाउ इस क्वेश्चन में बोला है कि इनिशियली मान लो मैं उस स्टोन को कुछ v स्पीड से घुमा रहा हूं, तो स्ट्रिंग में डेफिनेटली कुछ ना कुछ टेंशन होगी और वही टेंशन हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगी, राइट? अब हमने क्या किया? हमने उस स्पीड को बढ़ा के कर दिया 2v और एक्सपीरियंस किया कि हमारी जो टेंशन है वो बढ़ के हो गई है x टाइम्स द इनिशियल टेंशन, राइट? तो हमें इस x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। या तो हमने बोला जाए कि x टाइम्स इनिशियल सेंट्रीपिटल फोर्स या x टाइम्स इनिशियल टेंशन, उसका मतलब सेम ही है क्योंकि यहां पे टेंशन ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगी, राइट? तो हमें इस x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता देता हूं, या हो सकता है आपने भी ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि अगर मैं उस सिस्टम को तेजी से घुमाता हूं तो मेरी जो रस्सी है उसमें जो खिंचाव होता है, जो टेंशन होती है, वो बढ़ जाती है। ऐसा मुझे लगता है, राइट? और फिजिक्स में जो लगता है उसे हम मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं मेरे एक्सपीरियंस से कि आंसर या तो 2 आना चाहिए या 4 आना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूं। मेरा आंसर 1/2 या 1/4 नहीं होगा, बट लेट्स चेक इट मैथमेटिकली। तो यहां पे इस सिस्टम को घुमाते टाइम इनिशियली हम मान लेते हैं कि इसकी स्पीड है v, और यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला है एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगर आप v के टर्म्स में लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर। अब मैं इसे टेंशन लिखूं या सेंट्रीपिटल फोर्स लिखूं, वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज यहां पे टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। तो अगर मैं इनिशियल सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करता हूं तो क्या लिख पाऊंगा? F1 इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एंड सेकेंड सिचुएशन में मैंने अपनी स्पीड बढ़ा के कर दी है 2v। तो इस केस में F2 क्या हो जाता है? F2 हो जाता है m इंटू 2v स्क्वायर बाय आर। अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या m और r में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, हमारी जो रस्सी है उसकी लेंथ फिक्स है, इसका मतलब उस सर्कल का रेडियस फिक्स है, और स्टोन का मास तो डेफिनेटली बदलना ही नहीं है। तो मेरा m और r तो यहां पे फिक्स हो गया। अब मुझे बोला है कि F2 F1 के कितने टाइम्स है। अगर F2 F1 के x टाइम्स है तो x की वैल्यू क्या है, राइट? तो यहां पे मैं F2 को लिख सकता हूं 4mv स्क्वायर बाय r, और हम क्लियरली देख सकते हैं कि mv स्क्वायर बाय r तो मेरा F1 है। तो क्या मैं डायरेक्टली लिख पाऊंगा F2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स F1? तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई? x क्या था? F2 इज x टाइम्स ऑफ F1। तो यहां पे x की वैल्यू हो जाती है 4। और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि मेरे एक्सपीरियंस से तो मुझे यही लग रहा था कि मेरी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगी, और वैसा ही हो रहा है। स्पीड बढ़ाने पे सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ रही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं
और इन तीनों पार्टिकल्स को हमने कनेक्ट कर दिया है 3 इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग्स के साथ। अब डायग्राम में देख सकते हैं, यहां पे हमारे पास 3 पार्टिकल्स है ए, बी एंड सी, और इन्हें हमने इस ग्रीन कलर्ड स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया है। और अब ये जो पूरा सिस्टम है इसे हम एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाते हैं कुछ इस तरह। तो हमें यहां कैलकुलेट करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। ना सबसे पहली चीज, यहां पे जो टेंशन होगी इन 3 स्ट्रिंग्स में वो सेम होगी या अलग होगी। यहां हम बोल सकते हैं, हमें दिख रहा है कि जो पूरा सिस्टम है वो एक सिमेट्रिक सिस्टम है, आइडेंटिकल मासेस, इक्वल लेंथ। तो जो भी पार्टिकल ए के साथ हो रहा है वही चीज पार्टिकल बी के साथ हो रही है और वही चीज पार्टिकल सी के साथ हो रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इन तीनों स्ट्रिंग्स में जो टेंशन आएगी वो भी सेम ही होगी, पूरा एक आइडेंटिकल सा सिस्टम है। तो ये सिस्टम को हम एक पंखे से रिलेट कर सकते हैं। अगर मैं पंखे की 3 जो अपनी ब्लेड्स होती है उन्हें कंपेयर करूं, तो जब पंखा चल रहा है तो क्या उन तीनों ब्लेड्स पे कोई अलग अलग फोर्सेस लग रही है? अगर वो तीनों ब्लेड्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल है तो पूरा सिस्टम मेरा सिमेट्रिक हो गया, और ऐसा ही एक सिस्टम हमें यहां दिया हुआ है। इसका मतलब इन तीनों स्ट्रिंग्स में मैं टेंशन को इक्वल मान सकता हूं, पहली चीज। अब हमें इस टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ हम जानते हैं कि अगर किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घुमाना है, किसी सर्कुलर पाथ में घुमाना है, तो हमें एक सेंट्रिपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और यहां पे भी कोई ना कोई फोर्स सेंटर की तरफ लगेगी जो इस सिस्टम को सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। अगेन, अगर ये सिस्टम आइडेंटिकल है तो मुझे तीनों पार्टिकल्स को एनालाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक पार्टिकल को एनालाइज करूंगा और सेम चीज दूसरे और तीसरे पार्टिकल के साथ भी हो रही होगी। तो यहां पे भी हम किसी एक पार्टिकल को एनालाइज करते हैं, पार्टिकल बी। तो क्या हम बोल सकते हैं इस पार्टिकल बी पे 2 फोर्सेस लग रही है, टेंशन इन दिस डायरेक्शन ड्यू टू फर्स्ट स्ट्रिंग एंड टेंशन इन दिस डायरेक्शन ड्यू टू सेकेंड स्ट्रिंग। यहां हम ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सब हो रहा है एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में। तो ग्रेविटी लग रही होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगी सेंट्रिपिटल फोर्स में। तो यहां जो ये इन टेंशंस का नेट रिजल्टेंट आएगा सेंटर की तरफ, वो बिहेव करेगा सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह, और उस सेंट्रिपिटल फोर्स को हम T इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट कर सकते हैं, राइट? तो यहां पे भी मैं इन दोनों टेंशंस का रिजल्टेंट निकालूंगा और उस रिजल्टेंट को इक्वेट कर दूंगा mr ओमेगा स्क्वायर से, और इस मेथड से हम इस स्ट्रिंग की टेंशन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर मैं इन दोनों टेंशंस का रिजल्टेंट निकालता हूं तो क्या वो सेंटर की तरफ आएगा? डेफिनेटली एक सिमेट्रिक सिस्टम है, तो इन दोनों टेंशंस का जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे आएगा जो कि सेंटर की तरफ जाने वाला है। तो हम लिख सकते हैं टी रिजल्टेंट और टी आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर कॉस 6t। सर ये कहां से लिख दिया आपने? राइट, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। ये मैंने लिखा है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स के फॉर्मूले से। अगर मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं और उनके बीच का एंगल कुछ थीटा है, तो हमें पता है उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और यहां पे हमारे वो 2 वेक्टर्स हैं t एंड t, तो यहां मैंने इसे लिख दिया है टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी विल अगेन बिकम टी स्क्वायर एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यहां पे एक सिमेट्रिक सिस्टम है और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्रीज होगा। दोनों टेंशंस के बीच में जो एंगल आएगा वो होगा 60 डिग्रीज। और अब हम इस फॉर्मूले से टी आर को लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर कॉस 60 इज 1/2। तो क्या मैं इस 1/2 को इस 2 से कैंसिल कर देता हूं, राइट? तो यहां से मेरे पास टेंशन आ जाती है T√3 न्यूटन। और ये रिजल्टेंट फोर्स जो कि सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है
वो बिहेव करेगी मेरी सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह। तो मैं इस T√3 को इक्वेट कर देता हूं mr ओमेगा स्क्वायर से। तो ये हो जाता है T√3 इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर, और हमें कैलकुलेट करना है T, तो यहां से T आ जाता है mr ओमेगा स्क्वायर बाय √3। तो द फाइनल वैल्यू ऑफ T इज mr ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। तो यहां जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो आइए अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे हमारे पास 4 आइडेंटिकल मासेस हैं और इन मासेस, इन पार्टिकल्स का मास हमें दिया गया है 1 kg। नाउ हम इन चारों पार्टिकल्स को इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग से कनेक्ट करते हैं और जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं वैसा एक स्क्वायर बना लेते हैं। डेफिनेटली ये एक स्क्वायर होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है कि सारी जो स्ट्रिंग्स हैं उनकी लेंथ इक्वल है। और अब इस पूरे सिस्टम को एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में कुछ इस तरह से घुमाया जाता है। तो हमें यहां कैलकुलेट करना है कि इन स्ट्रिंग्स में टेंशन क्या होगी। नाउ यहां पे हमें इन पार्टिकल्स की स्पीड दी हुई है 2 मीटर्स पर सेकेंड, और जिस सर्कल में ये घूम रहे हैं उस सर्कल का रेडियस है 2 मीटर्स। नाउ एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे 4 स्ट्रिंग्स हैं तो क्या हमें 4 टेंशन लेनी चाहिए? क्या मैं T1, T2, T3, T4 मानते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं? तो आंसर होगा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। यहां पे हमारे पास एक सिमेट्रिकल सिस्टम है। चारों स्ट्रिंग्स सेम लेंथ की है, चारों मासेस एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, तो हम बोल सकते हैं कि चारों स्ट्रिंग्स में जो टेंशन होगी वो भी सेम होगी। और इसी वजह से जो आपके ऑप्शंस हैं उसमें भी सिर्फ एक एक ही आंसर दिया हुआ है, नहीं तो 4 स्ट्रिंग है, 4 आंसर्स होने चाहिए हर ऑप्शन में, राइट? तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि चारों स्ट्रिंग्स में टेंशन की वैल्यू है T। और अब इस सिस्टम को एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जा रहा है। नाउ हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमने के लिए हर पार्टिकल को एक सेंट्रिपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और यहां पे इन पार्टिकल्स को सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है सिर्फ टेंशन, क्योंकि इन पार्टिकल्स पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी इस हॉरिजॉन्टल सर्कल से परपेंडिकुलर लगेगा। अगर इस प्लेन में मेरा सर्कल है तो ग्रेविटी तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ग्रेविटी इस सर्कुलर मोशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। तो यहां पे इन टेंशंस का जो एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा हर पार्टिकल पे वो सेंटर की तरफ होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल सिस्टम है। अगर मैं एक टेंशन मानता हूं इधर और दूसरी टेंशन मानता हूं इधर, तो इन दोनों टेंशंस का रिजल्टेंट आएगा टुवर्ड्स द सेंटर, और ये रिजल्टेंट ही इस पार्टिकल को सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो क्या हमें हर पार्टिकल को एनालाइज करने की जरूरत है? यहां जो चारों पार्टिकल्स हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है और वो इसी यूनिफॉर्म सर्कल में घूम रहे हैं, तो हर पार्टिकल की कहानी एग्जैक्टली सेम है। तो हमें यहां क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चारों पार्टिकल्स को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक पार्टिकल ले रहे हैं। यहां पे हमने लिया है पार्टिकल डी, और आप देख सकते हैं यहां पे एक पार्टिकल डी की FBD गिवन है। इस पे 2 फोर्सेस लग रही है, T in x direction, T in y direction, right? और if not x and y, then in this direction and this direction, क्योंकि यहां पे मुझे पता नहीं है कौन सा x है और कौन सा y है। अब इन दोनों टेंशंस का जो रिजल्टेंट होगा वो इस पार्टिकल को सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। एंड हम जानते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर या फिर mv स्क्वायर बाय r। मैं यहां पे mv स्क्वायर बाय r लूंगा क्योंकि मुझे यहां पे पार्टिकल्स की स्पीड दी गई है, लीनियर स्पीड 2 मीटर्स पर सेकेंड, तो इसलिए mv स्क्वायर यूज करना ज्यादा बेटर होगा। अदरवाइज आप ओमेगा को कन्वर्ट कर सकते, ओमेगा से v निकाल सकते हैं और फिर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, सेम चीज है। तो यहां पे हम डायरेक्टली mv स्क्वायर को यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। अब सबसे पहली बात,
इन दोनों टेंशन्स का रिजल्टेंट टी डैश हमें निकालना है, और वो बहुत ही आसानी से निकल सकता है। ये दोनों फोर्सेस आपस में परपेंडिकुलर है, एंड हम जानते हैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां मैं टी डैश को लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट टू टी। इसका मतलब हर पार्टिकल पे रूट टू टी की जो फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स, वो उस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो यहां हम इस रूट टू टी को इक्वेट कर सकते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर से, और अब हमारे पास सारी वैल्यूज है एक्सेप्ट टी। एम की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हो जाता है 1, वेलोसिटी इज 2 मीटर्स पर सेकेंड, तो ये हो जाता है 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से हम एक 2 को कर देते हैं कैंसिल, और टी निकल के आता है 2 बाय रूट 2, और 2 बाय रूट 2 को भी कैंसिल किया जा सकता है। तो फाइनल जो टी की वैल्यू आएगी वो होगी रूट 2 न्यूटन्स। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। यहां जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, रूट 2 न्यूटन्स।